तो स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो टॉपिक है 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा सिलेबस में कहीं पे है नहीं, लेकिन ये जो है हर बार एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स पढ़ने वाले हैं अभी तक की। तो जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से 1956 तक आई थी, जो कि थे वैक्यूम ट्यूब्स। तो दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। तो इसमें जो हमारी जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी सर्किटरी की तरह, और मैग्नेटिक ड्रम्स को हम यूज करते थे मेमोरी की तरह। दीज आर वेरी लार्ज इन साइज एंड ऑक्यूपाइज अ होल रूम। तो ये साइज में बहुत बड़ी थी और एक क्या दो तीन तीन कमरे भी ले लेती थी। एंड कॉस्टिंग हाई टू रन, और कॉस्टिंग जो इसकी बहुत हाई रन होती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजली खाती थी और बहुत स्पेस चाहिए, बहुत लोग चाहिए उसे उठाने के लिए, तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग इसकी हाई थी। दे आर नॉट वेरी गुड बिकॉज दे प्रोड्यूसेस अ लॉट्स ऑफ हीट। तो वो अच्छे नहीं थे, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हीट जनरेट करते थे, और बहुत जल्दी क्या बोलते हैं गर्म हो जाते थे, तो गर्म हो जाते थे तो फटने का खतरा बहुत रहता था। एंड नीड्स हाई इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इन्हें बिजली का कंजम्पशन चाहिए होता था, जो कि इतना हो नहीं पाता था। दे यूजेस मशीन लैंग्वेज एंड सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे और एक प्रॉब्लम को एक ही बारे में, यानी कि आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो तो मल्टीटास्किंग होते हैं, लेकिन ये उस टाइम पे एक प्रॉब्लम एक ही टाइम पे सॉल्व कर पाते थे। तो हमारे पास इसका एग्जांपल है, जैसे कि यूनिवैक है और ENIAC इनियाक है। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। फिर हमारे पास आता है सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन हमारा था 1956 से 1963 तक, जो कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स थे। तो दे रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को जो है हमारा रिप्लेस किया। हाउएवर दे आल्सो प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट। हालांकि ये भी कुछ खास नहीं थे, बस ये थोड़ा स्पेस में इन्होंने थोड़ा अपने आप को कम कर लिया था, थोड़ा साइज में छोटे हुए थे, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा बिजली खर्च करते थे और हमारी क्या होता है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। दे वर लेस एक्सपेंसिव, स्मॉलर एंड फास्टर देन बिफोर। थोड़ा लेस एक्सपेंसिव थे, क्योंकि एक तो साइज कम लेते थे, लोगों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, इतनी बिजली की कंजम्पशन थोड़ा जो थी इसकी उससे थोड़ा सा कम हुई, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा थी, तो इसकी वजह से थोड़ा कॉस्टिंग में फर्क आई। दे यूजुअली यूज असेंबली लैंग्वेजेस। इनमें जो असेंबली लैंग्वेजेस का यूज होता था इनमें कमांड्स देने के लिए, तो असेंबली लैंग्वेजेस पे काम करती थी। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है हमारी 1964 से लेकर 1971 तक हमारी थर्ड जनरेशन थी, जो कि थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में पढ़ते हैं। नाउ दिस टाइम ट्रांजिस्टर्स आर पुट ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो जो हमारी सेकंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर, इसमें ट्रांजिस्टर्स को जो है उन्हें सिलिकॉन चिप्स में रख दिया गया, मतलब सिलिकॉन चिप्स में रख के मॉडिफाई किया गया, जिन्हें क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स कहा गया। दे वर वेरी फास्ट, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट थे। दे यूजेस कीबोर्ड माउस डिवाइसेस। इसी टाइम पे जो है कीबोर्ड और माउस डिवाइसेस का भी मतलब चलन शुरू हुआ। इसी टाइम पे कीबोर्ड और माउस डिवाइसेस भी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच होना शुरू हो गए। इससे पहले हम कीबोर्ड माउस का यूज नहीं करते थे। बहुत सारे मतलब हजारों के आसपास बटन होते थे फर्स्ट जनरेशन में, तो बहुत सारे बटन होते थे, तो उसमें से आपको देखना पड़ता था कौन सा बटन किस चीज का है। लेकिन इस जो हमारे पास थर्ड जनरेशन आई, इसमें हमने कीबोर्ड और माउस को भी यूज करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा काम आसान हो गया। दे कैन रन मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ करने के कैपेबल थे। द कंप्यूटर आर नाउ स्मॉलर एंड चीपर। अब जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो बहुत छोटे भी हो गए थे और सस्ते भी हो गए थे। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन, जो कि हमारा था 1972 से 2010 तक। तो ये हमारे पास थे माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में। दिस कैन बी टोल्ड इन वन वर्ड, इंटेल। यानी जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, इसे हम सबसे आसान भाषा में जो कहेंगे वो इंटेल कहेंगे। इंटेल हम इसे सबसे आसान भाषा में क्यों कह रहे हैं आपको पता है? इंटेल हम इसे सबसे आसान भाषा में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटेल आप जानते होंगे आपके कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा यूज होती होगी इंटेल की चिप्स। तो इंटेल जो थी उसने सबसे पहले ऐसी चिप बनाई थी जिसकी वजह से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का इजाद हुआ, यानी कंप्यूटर्स इतने फास्ट हो पाए। तो इंटेल की उस चिप की वजह से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है आ पाए। तो इसीलिए हम फोर्थ जनरेशन को जो है इंटेल को बहुत बड़ा श्रेय देते हैं अपना फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बनाने के लिए। तो द चिप मेकर्स डेवलप्ड इंटेल 4004 चिप which has all components CPU, memory, input unit, control।
तो जो चिप मेकर्स यानी इंटेल है, इन्होंने क्या बोलते हैं पहला अपने इंटेल 4004 चिप बनाई, जिसमें एक ही चिप के अंदर सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंट्रोल सब कुछ था। यानी अब जो थर्ड जनरेशन के भी मुकाबले हमारा कंप्यूटर और छोटा हो गया था, एक ही चिप के अंदर इन्होंने सबको डाल दिया। तो उस वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया और इसलिए हम इन्हें सारा का सारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का इन्हें सारा श्रेय देते हैं। इन सिंगल चिप दिस चिप होल्ड्स थाउजेंड्स ऑफ आईसीज टुगेदर। तो बहुत सारे जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो हमारा थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसमें क्या था बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हमने साथ में एक ही चिप में लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर फास्टर हो गए। तो 1981 में जो है आईबीएम क्रिएटेड देयर फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज। तो अब कंप्यूटर्स छोटे हो गए थे, तो आईबीएम ने 1981 या 82 के आसपास अपना जो है छोटा सा कंप्यूटर निकाला, जिसे हम होम यूज के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो पहले आपने कंप्यूटर्स देखे होंगे बड़े बड़े टीवी जैसे से पीछे को निकले हुए होते थे, वो सारे इसी जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तो आईबीएम ने अपना 1981 में कंप्यूटर निकाला होम यूज के लिए, पहला जो छोटा था कॉम्पैक्टेबल था। दे क्रिएटेड लैपटॉप एंड हेड डिवाइसेस। इसके बाद जो हमारे लैपटॉप्स हैं वो भी आना शुरू हो गए, थोड़े मोटे मोटे जरूर होते थे तब साइजेस में, लेकिन आना शुरू हो गए। हैंड हेड डिवाइसेस मतलब जिन्हें हम हाथ में पकड़ के यूज कर सकते थे, ऐसे डिवाइसेस भी आना शुरू हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हमारा है ये 2010 से अभी तक चला आ रहा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा किस पर बेस्ड है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर जो है ये अभी भी बनने में बाकी है, लेकिन अभी ये बहुत हद तक बन भी चुके हैं कुछ सी चीजें। तो दीज आर स्टिल इन डेवलपमेंट, ये अभी भी डेवलपमेंट में है, बट सम ऑफ दीज आर स्टिल इन यूज सच एज वॉइस रिकॉग्निशन। आपने वॉइस रिकॉग्निशन देखा होगा, जैसे कि आप अमेजोन का यूज करते हैं, एलेक्सा यूज करते हैं, और एप्पल में सिरी होता है, गूगल के एंड्रॉइड डिवाइसेस में होता है गूगल, ओके गूगल करके आप उसका यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, वॉइस रिकॉग्निशन, और अभी भी ये बहुत सारे आना बाकी है। मतलब ये बस एक शुरुआत है इसकी। नाउ कंप्यूटर्स आर वेरी एडवांस एंड कैन वर्क अकॉर्डिंग टू अस डिफरेंटली। अब कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, वो हमारी क्या बोलते हैं कमांड्स के हिसाब से अपने आप ही वर्क कर लेते हैं। मतलब हमें माउस कीबोर्ड को छूने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने गूगल को या एलेक्सा को कमांड्स देते हैं, वो लाइट ऑन ऑफ कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं आपके लिए अलार्म सेट कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इनका बहुत ज्यादा श्रेय रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। तो आइए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इट इज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है? ये एक मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, मतलब ये मशीन्स यूज करते हैं, इससे ह्यूमंस यूज करते हैं। तो जो है इजी टू अंडरस्टैंड होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है टफ टू अंडरस्टैंड होती है। और ये पोर्टेबल है हाई लैंग्वेज, ये नॉन पोर्टेबल है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म पे भी रन हो सकती है। लो लैंग्वेज क्या है? इट इज अ मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट है, यानी मशीन पे डिपेंड करता है कि रन होगी कि नहीं होगी। फिफ्थ है नीड्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन। इसमें हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत है ट्रांसलेशन के लिए। बल्कि जो लो लेवल लैंग्वेज है इट नीड्स असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन, इसमें हमें असेंबलर की जरूरत होती है ट्रांसलेशन के लिए। तो अब मिलते हैं हम अपनी अगले यूनिट में, यानी यूनिट नंबर 2। थैंक यू।